हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्ट चैनल। तो आज हम इस वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है या कॉलेज के स्टूडेंट है तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी जो आपके गेट नेट और आपके टीजीटी पीजीटी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ इन पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में भी याद रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। यस स्टूडेंट, there are different types of the scheduling algorithm. So first of all we will discuss first come first serve algorithm। ठीक है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम के अंदर जो हमारा क्राइटेरिया रहता है कि आप किस तरीके से प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो क्राइटेरिया रहेगा हमारा अराइवल टाइम। ठीक है, कि जिस ऑर्डर में आपके प्रोसेसेस आएंगे उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेगा आपका सीपीयू। ठीक है, और मोड क्या है, नॉन प्रिमिटिव। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था और जो मैं आपको एमसीक्यूज करा रही हूँ वहाँ पर भी मैं बार बार डिस्कस करती हूँ कि यहाँ पर जो एल्गोरिथम है आपके सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स दो टाइप के होते हैं, एक प्रिमिटिव होता है एंड सेकंड है आपका नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, अब जो आपका प्रिमिटिव एल्गोरिथम होता है इसमें क्या होता है कि आप सीपीयू जब एग्जीक्यूट कर रहा था किसी प्रोसेस को तो आप बीच में रोक सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे आपने राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का कई बार मैंने एमसीक्यूज में एग्जांपल दिया है कि इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर हम हर एक प्रोसेस का एक टाइम स्लाइस डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो हर एक प्रोसेस को असाइन कर देते हैं हम टाइम क्वांटम। जैसे ही उस प्रोसेस का टाइम कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या होगा, सीपीयू अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे स्विच कर जाएगा। तो इसी को बोलते हैं प्रिमिटिव, जहां पर आप सीपीयू को रोक सकते हो दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। और नॉन प्रिमिटिव होता है कि एक बार आपने सीपीयू असाइन कर दिया किसी प्रोसेस को तो वो जब तक आप सीपीयू वापस नहीं ले सकते जब तक उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो जो आपका एफसीएफएस एल्गोरिथम है ये आपका नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी कई बार पूछ लिया जाता है और मैंने एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया है कि प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जहाँ पर आपका टाइम एक्सपायर हो जाता है, जैसे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रिमिटिव का है। नॉन प्रिमिटिव का आपका एफसीएफएस है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट है। ठीक है, प्रायोरिटी एल्गोरिथम्स हैं वो सारे आपके नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम आते हैं। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एक एग्जांपल की हेल्प से करेंगे। वैसे देखो नाम से पता चल रहा है कि जैसे जो कोई प्रोसेस पहले आएगा उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। और पहले का हमें पता कैसे चलेगा, हमें पता चलेगा अराइवल टाइम से। ये आपका प्रोसेस नंबर है, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। इन टाइम्स के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें का टाइटल है सीपीयू शेड्यूलिंग टाइम। ठीक है, आप प्लीज उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चंस को करने से पहले, ताकि आपको ये हर एक टाइम का डिफरेंस पता चल जाए कि क्या टाइम होता है और आपस में इनका क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम जो डिस्कस करेंगे कि आपके पास यहाँ पर कितने प्रोसेसेस है, थ्री प्रोसेस है, P1 P2 और P3। और अराइवल टाइम क्या है, 0 1 और 2। बर्स्ट टाइम है आपका 22 और 2। ठीक है, अब पहले आपको कंप्लीशन टाइम निकालना। कंप्लीशन टाइम आप कैसे निकालेंगे कि जब कोई प्रोसेस को जब आप सीपीयू असाइन करते हो और उसको वो कंप्लीट करता है अपनी टास्क को, तो वो आपका कंप्लीशन टाइम होता है। तो कंप्लीशन टाइम में हमारे पास यहाँ पर जो आपका प्रोसेस है P1, तो 20 सेकेंड इसको चाहिए, जो भी इसका बर्स्ट टाइम है वो तो इसको चाहिए, इसको वेट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 20 इसका कंप्लीशन टाइम हो जाएगा। अब इस प्रोसेस को जो आपका प्रोसेस 2 है इसका बर्स्ट टाइम क्या है 2, यानी कि 20 तो फर्स्ट ने ले लिया, उसके बाद जो नेक्स्ट 2 सेकेंड में आपका नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप कंप्लीशन टाइम को इस तरीके से भी समझ सकते हैं, बर्स्ट टाइम, ठीक है, जो भी आपका बर्स्ट टाइम होगा वो आपका प्लस प्लस होता जाएगा प्रोसेसेस के लिए। सिमिलरली जो आपका प्रोसेस P3 है उसका बर्स्ट टाइम क्या है 2।
तो P3 का जो कंप्लीशन टाइम होगा वो क्या होगा कि P2 आपका 22 सेकंड पे कंप्लीट हो रहा है, तो प्रोसेस P3 आपका 24 सेकंड पे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 2 में जो सेकंड है इसके अपने भी एग्जीक्यूशन में लगेंगे, ठीक है। इसी हिसाब से जो टर्न अराउंड टाइम होता है, टर्न अराउंड टाइम आप कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी प्रोसेस का, कि आपका जो कंप्लीशन टाइम है, ठीक है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, वो आपका टर्न अराउंड टाइम होता है, कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ 20 में प्रोसेस P1, और अराइवल टाइम क्या था 0, यानी कि टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया 20, यानी कि प्रोसेस P1 कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया आपका 20 सेकंड के बाद। सो प्रोसेस P2 का टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी कि 21 हो जाएगा। सिमिलरली इसका जो आपका प्रोसेस P3 का टर्न अराउंड टाइम होगा वो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं। और वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, वेटिंग टाइम क्या होता है आपका टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम 20 है और बर्स्ट टाइम 20 है, तो यानी कि इसको कोई भी वेट नहीं करना पड़ा। वेटिंग टाइम क्या होता है, जब सीपीयू के लिए वेट करता, जैसे ही प्रोसेस देखो P1 है, सबसे पहले क्यू के अंदर आया, रेडी क्यू के अंदर आया, ठीक है, इसका बर्स्ट टाइम 20 है, तो उसको 20 सेकेंड ही लगेंगे, या फिर किसी भी यूनिट में हो सकता है, ये आपका 20 सेकेंड में हो सकता है, मिली सेकेंड में हो सकता है, नैनो सेकेंड में हो सकता है, ठीक है। तो उस तरीके से आप इसका वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। प्रोसेस P1 का वेटिंग टाइम जो होगा वो आपका 19 हो जाएगा। सिमिलरली प्रोसेस P3 का जो वेटिंग टाइम होगा वो आपका 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको वेटिंग टाइम निकालना है। और कई बार आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए भी बोला जाता है कि किस तरीके से आप इनको रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गैंट चार्ट। गैंट चार्ट, ठीक है। तो गैंट चार्ट में आपका क्या होगा कि 0 अराइवल टाइम है, फिर आपका आ गया प्रोसेस P1। P1 ने कब किया कंप्लीट अपना एग्जीक्यूशन, आफ्टर 20 सेकेंड। कंप्लीशन टाइम आता है यहाँ पे, प्रोसेस P2 ने कब किया 22, और प्रोसेस P3 ने आपका 24 सेकेंड पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे कि जो आपका टोटल टाइम है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो वेटिंग टाइम हमारा क्या था कि 0, 19 और 20, यानी कि 39 आपका वेटिंग टाइम था। तो वेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय 3, तो आपका क्या निकल जाएगा ये एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना बनता है 13, यानी कि 13 वेटिंग टाइम बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपको किसी भी एफसीएफ एल्गोरिथम का डिफरेंट टाइप्स के जो टाइमिंग्स बताए मैंने, कंप्लीशन, टर्न अराउंड, वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने हैं और आपको ये कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स कनवो इफेक्ट को समझने के लिए हम दोबारा से उसी एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए बर्स्ट टाइम जो प्रोसेस P1 का है 2 है, P2 का 2 है और P3 का 20 है। तो कंप्लीशन टाइम क्या होगा, कंप्लीशन टाइम में ये आपका 2 रहेगा, ठीक है। इस प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम 4 हो जाएगा और इस प्रोसेस का जो कंप्लीशन टाइम हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो और टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी कि यहाँ पर आपका कंप्लीशन टाइम 2 है और अराइवल टाइम 0 है 2, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका कंप्लीशन टाइम 4 है, अराइवल टाइम 1 है, तो यानी कि ये 1 हो जाएगा। और प्रोसेस P3 के लिए कंप्लीशन टाइम है 24, अराइवल टाइम है 2, यानी कि 22 हो जाएगा। और वेटिंग टाइम क्या रहेगा, वेटिंग टाइम होता है आपका टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, यानी कि टर्न अराउंड टाइम और बर्स्ट टाइम 2 माइनस 2 0, फिर है आपका 1 माइनस 2 यानी कि 1, और 22 और 2 20 सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो वेटिंग टाइम आएगा ये कितना आ गया 3 आ गया। और 3 अगर एवरेज वेटिंग टाइम निकालते हैं हम इसका तो क्या निकलता है 3/3 यानी कि 1। तो इसको हम कॉन्वो इफेक्ट कहते हैं। देखिए अगर आप का कोई हैवी प्रोसेस है जिसका बर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा है तो आपका एवरेज वेटिंग टाइम आ रहा है 13,
और अगर आप इनकी थोड़ी सीक्वेंस चेंज कर देते कि अराइवल टाइम में क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट जिसका बर्स्ट टाइम उसको लास्ट में एग्जीक्यूट करते हैं, तो जो आपका एवरेज वेटिंग टाइम आ रहा है 1 आ रहा है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान से समझना कि कॉन्वो इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी प्रोसेस का में एफसीएफएस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, जो फर्स्ट प्रोसेस है अगर उसका हैवी बर्स्ट टाइम होता है, तो जो वेटिंग टाइम है, एवरेज वेटिंग टाइम है अदर प्रोसेसेस का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसा आप देख रहे हैं कि अदर प्रोसेसेस का जो वेटिंग टाइम है बढ़ जाता है और एवरेज आ रही है आपकी जो 13 आ रही है। लेकिन अगर आपका प्रोसेस P1 P2 का जो बर्स्ट टाइम वो कम और P3 का अगर आप ज़्यादा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं इसको, तो एवरेज वेटिंग टाइम आ रहा है 1। तो स्टूडेंट्स ये था एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिए। मैक्सिमम आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अच्छे से चाहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका अच्छे से हो जाए, वैसे मेरा डीबीएमएस का भी कंप्लीट प्लेलिस्ट है वहाँ पर, आप वहाँ पर डीबीएमएस को भी अपना पढ़ सकते हैं। और अगर आप के सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर आप कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपको भी पता है कि कॉम्पिटिटिव टेस्ट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत ज़्यादा वेटेज होती है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो का एक भी वर्ड या सेंटेंस मिस मत कीजिएगा, ध्यान से देखना। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।